मोहम्मद फ़हीम अहमद, श्री महेंद्र नाथ जी यादव, महेंद्र यादव जी हाँ हैं, डॉक्टर वीर विक्रम सिंह, डॉक्टर पल्लवी पटेल, चौधरी बाबूलाल, श्री चौधरी बाबूलाल, डॉक्टर अमित सिंह, मोहम्मद हसन रूमी, डॉक्टर नीरज वोरा, श्री रामशंकर पटेल, रमाशंकर पटेल, श्री जय कुमार सिंह जैकी, डॉक्टर सुरभि, श्री जवाहरलाल राजपूत, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री रमेश चंद्र मिश्र, श्री रामरतन कुशवाहा, श्री पलटू राम, चलिए ले लें, श्री पलटू राम, श्री नागेंद्र सिंह राठौर, श्री अमिताभ वाजपेयी, श्री अभय सिंह, श्री राकेश प्रताप सिंह, डॉक्टर आर के पटेल, श्री मूलचंद निरंजन, श्री पंकज मलिक, श्री अनिल प्रधान, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री जयप्रकाश अंचल, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री मुकेश चौधरी उपस्थित, ब्रजभूषण राजपूत अनुपस्थित हैं, श्री राजीव सिंह बब्बू भैया अनुपस्थित, डॉक्टर DC वर्मा उपस्थित, श्रीमती अनुपमा जायसवाल उपस्थित, श्री संजय शर्मा उपस्थित, श्री अतुल प्रधान उपस्थित, श्री राहुल राजपूत उपस्थित, श्री अजय सिंह उपस्थित, श्री अजय सिंह गोंडा, श्री किरत सिंह उपस्थित, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अपनी दिनांक 15 दिसंबर 2024 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 16 दिसंबर को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचना ले ली जाए। महेंद्र यादव आगे टिक कर लीजिए। दिनांक 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक के उपवेशनों तथा तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत रखा जाए। 16 सोमवार निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं, औपचारिक कार्य यथादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि यदि कोई हो। 3 विधायी कार्य, 4 अन्य कार्य यदि कोई हो। 17 मंगलवार औपचारिक कार्य यथाध्यादेश, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि यदि कोई हो। 12:20 पर अपराह्न वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण। 3 विधायी कार्य। 18 बुधवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुनर्स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2 विधायी कार्य। दिनांक 19 गुरुवार विधायी कार्य, अन्य कोई कार्य यदि हों। 20 शुक्रवार विधायी कार्य, सरकारी दिवस आदि दिन। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है। प्रश्न ये है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय सदस्य सहमत हैं कृपया हाँ कहें। जो
मान्य सदस्य से सहमत नहीं है कृपया ना कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 26 कुछ नहीं है। मत संख्या 27 माननीय मुख्यमंत्री जी। मत संख्या 27। माननीय आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने को सदन को अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 28 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय और आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 29 माननीय मुख्यमंत्री जी। 29। माननीय और आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने सदन की अनुज्ञा दी गई है। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 30 माननीय और आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 31 माननीय श्रम मंत्री जी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी। मत संख्या 32 माननीय श्रम मंत्री जी। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 33 माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट 5वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 24 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट 5वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 35 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 6वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 6वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 36 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट 6वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 37 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट 7वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने को सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 38 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट 7वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 39 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 40 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ।
मत संख्या 41, माननीय पशुधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 42, माननीय पशुधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूं। आज दिनांक 16 तारीख को नियम 56 वाली पहले दीजिए दुबे जी। ये 311 वाली आपने दी, 56 वाली दी नहीं, क्यों क्लब कर दिया? नहीं ये दो नहीं। आज नियम 56 के अंतर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। एक श्री रविदास मल्होत्रा की जनपद सिद्धार्थनगर में थाना डुमरियागंज में पत्रकार पर 11/12/2024 को हमले में पंजीकृत कराए जाने के विषय के संबंध में। एक माननीय आराधना मिश्रा मोना की प्रदेश में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से संबंध में 15/11/2024 को झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना के संबंध में। रिस्पेक्टेड आराधना मिश्रा मोना जी, एक जो नियम 311 में थी, 1 मिनट, वो नियम 56 में कन्वर्ट कर दी और 2 नियम 56 की सूचनाएं किसी की नहीं ली जा सकती। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार सूचना देने के टाइम इस बात को देख लें कि यदि किसी भी व्यक्ति के 2 सूचनाओं के ऊपर दस्तखत होंगे तो नियमता वो निरस्त मानी जाती है, तो वो निरस्त मानी जाएगी। हाँ, तो वो निरस्त मानी जाएगी। इसलिए नियम 56 की सूचनाएं अग्राह्य है। नियम कल का कल देखेंगे, नियम 56 कल का कल देखेंगे, उसमें नियम 56 की दोनों सूचनाएं अग्राह्य हैं। आज नियम 311 के अंतर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। एक श्री माता प्रसाद जी पांडे, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर आर के वर्मा, श्री आशु मलिक, श्री सचिन यादव, श्री रविदास मल्होत्रा, श्री अतुल प्रधान, श्री अकबाल महमूद। और दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, जनपद बहराइच संभल में सांप्रदायिक दंगे से जान माल के नुकसान के संबंध में। तो इसमें मेरा निवेदन है कि 2 राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं की सूचना प्राप्त हुई है, तो इसमें 2 लोग समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं और एक कांग्रेस से आराधना मिश्रा जी बोल रहे हैं। श्री माता प्रसाद पांडे जी। कहाँ गए? लिस्ट से थोड़ी होता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तरफ से हमारे नेता जो संभल से आए हैं वो बोल रहे हैं। कौन? महबूब अली साहब। महबूब इकबाल महबूब अली जगह ना, तो आप संभल से आए महबूब जी। इकबाल महबूब साहब कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में आप। सॉरी, महबूब में इतना आकर्षक है कि इकबाल याद नहीं। फर्क इतना है कि 6 बार के मैं 7 बार का मुझे ज़्यादा नाम याद रखने। आप ज़्यादा महबूब हुए ना। वो महबूब सबका हूँ, अलग बात है, मगर नाम के महबूब हुआ। चलिए, माननीय इकबाल प्लीज। इकबाल के नेता प्रतिपक्ष माननीय ने बोले। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा एक निवेदन है, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ 7 बार के आप मिले हैं, प्रिसाइसली अगर उस विषय के ऊपर बात प्रभावी ढंग से रखेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा आपसे निवेदन, प्लीज। समझ नहीं पाया। आप बोलिए। समझ नहीं पाया क्या कहा? समझना यह है कि आप समझिए और बोलिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूरा समय देंगे। पूरा समय देंगे। विषय पर बोलिए, पूरा समय। विषय की भटकिएगा नहीं, बस पूरा समय। विषय से तो हमने बैठे, मगर जो भी भटके उसको समझा प्लीज दीजिएगा। बोलिए। जो भी भटके बैठिए सर बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद आपका। 24 नवंबर
एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता है, जिसमें संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को सर्वे के लिए कहा जाता है कि इसमें हम सर्वे करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, सर्वे की रिपोर्ट उस दिन दी गई, सर्वे उस दिन किया गया। अदालत ने उसी दिन ही सर्वे तय कर दिया और उसी दिन ही 2 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया कर सारों को संभल भेज दिया। संभल में जब इसकी सूचना हुई तो संभल की जामा मस्जिद की जो कमेटी थी, संभल में जो मौलानाओं की और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए उसको सहयोग किया, पूरी तरह का सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को इसके लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को ये कहा गया कि रात को हमारे संभल के उन अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे ये कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है। 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या है। मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहाँ का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहाँ के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, आयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। मान्यवर, इसमें एफआईआर होती है और एफआईआर के अंदर संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान का नाम आया, जो कि संभल में थे ही नहीं, बेंगलुरु गए हुए थे। मैं भी वहाँ नहीं था, मेरे बेटे का नाम आ गया, वो भी वहाँ नहीं था। गर्ल्स के 27 लोगों के नाम उसके अंदर आए और उसके बाद से पुलिस ने प्रताड़ना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। वो नामजद भी नहीं थे, मगर नामजद किया गया बाद में उनको। इस तरह का आयाम हो गया और शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए हैं। उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। अध्यक्ष जी, मुझे ये कहने में बता दें आपको और भी, संभल को एक बड़ी उससे देखा जाता है आदमियों से। एक घटना 1976 में हुई थी। 1976 में जामा मस्जिद, उसी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के इमाम को जिंदा जला दिया था मस्जिद के अंदर सुबह 3 बजे। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये काम करती रही और इसका नतीजा है कि ये वाल हो रहे हैं। वहीं संभल में नहीं, सभी जगह होने लगे। संभल का मुख्यालय बनाना था, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुलाया था, मुझसे पूछा था उन्होंने कि संभल का मुख्यालय कहाँ बने, तो मैंने आपसे कहा था कि ये संभल के अंदर रखिए। आज भी संभल से वो 32-33 किलोमीटर दूर है। संभल में होता तो ये बातें नहीं होती, प्रशासन वहाँ होता, पूरा होता, हमला होता और ये बात हो जाती। और अब भी वक्त मुख्यमंत्री जी अगर अपने पर पुनः विचार कर लें तो। मान्यवर, एक झगड़ा होता है संभल में, एक बार फिर होता है। उस झगड़े के अंदर भी 9 लोग 10 लोग मारे जाते हैं। उस 9-10 लोग में 2-3 मुसलमान, बाकी गैर मुस्लिम लोग थे। इतना पीड़न हो गया और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये क्या है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके एक मंत्री ने ये बयान दे दिया कि संभल के अंदर तुरक और खासाबों की लड़ाई। आपका नारा ना बंटने देंगे ना कटने देने का है। हमें क्यों बांट रहे? हम बटेंगे नहीं। संभल की जनता सब एक है और नेक है। हम बटेंगे नहीं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को आपको देखना होगा। मान्यवर, नहीं आप बैठे, नहीं आप बैठे ना, यू आर नॉट, नहीं आप जब जवाब दो देंगे नहीं, आप नहीं, आपका नहीं, जब आपको अवसर देंगे, आपको अवसर नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, उसका जवाब संभल के अंदर नहीं, जब ये झगड़ा हुआ, ये बात हुई, नहीं वो जवाब तो समय पे आएगा। आप शांत रहे। इन लोगों ने झगड़ा कराया, भाजपा के लोगों ने, यह घटना घटी, 5 लोग मर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की उसको हेड बनाया गया। जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, यहाँ उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वहाँ नहीं जाने दिया गया। किस बात को छुपा रहे थे? किस बात को छुपाया जा रहा था जो इनसे नहीं जाने दिया गया? ये जाते कुछ ना कुछ अमन की बात करते। इनका स्वभाव तो आप खूब जानते हैं किस तरह का है। और अगर इनको मना कर दे, सबको मना कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहाँ हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस तरफ को न देखकर ये हुआ। मैं आज फिर आपसे ये कहता हूँ, आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ये ज्यादती ना कराइए, बहुत ज्यादती हो रही है और खासतौर से हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमें उत्तेजित करना मौका देते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होंगे। हम इस देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हमारा ये कर्तव्य रहा है इस देश को के अंदर कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो तो हम आगे बढ़कर अपना साथ दें। और हमें शक की नज़र से देखा जाता है। हमें शक की नज़र से क्यों देखते हैं? आप राजनीति करिए तो ऐसी करिए कि विकास के कार्य कराइए हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई वो नहीं है। आज भी आप सर्वे का संभल में कराएंगे, कोई भी हिंदू और मुसलमान ये नहीं कह सकता कि झगड़ा हिंदू मुसलमान का, ये कोई नहीं था। ये तो प्रशासन की वजह से हुआ। अगर प्रशासन को ये फीडबैक नहीं मिलता कि तुम उस पर गोली चला दो, तुम ऐसा कर दो, सर्वे कराओ, अगर ये तो हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये ऐसा आदेश कर दिया कि जिससे आपका भी कोई सर्वे नहीं होगा। मान्यवर, संभल की घटना बहुत गंभीर है और इसको आप गुस्से में न लेकर समझदारी से काम लेकर करिए। ये प्रदेश आपका है। आपने ये कहा कि मेरे प्रदेश में आज तक दंगा नहीं हुआ, तो इसकी जांच तो कराइए। आपके इसके पीछे है कौन? आप डायरेक्ट अगर अपनी मालूमात के जरिए से जो आपको वहाँ के प्रशासन दे रहा है उसके आधार के ऊपर आप ये कह लें कि मुसलमानों ने किया है,
उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले के अंदर हमारा सांसद रहता, पूरा का पूरा घेराव कर दिया, बिजलियां काट डाली, सब कुछ कर दिया। आप जवाब एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया, नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है, इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उस एज इट इज वैसी रखी हुई है, एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने कहा, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर, उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किए जा रहे हैं। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित ना हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें, यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए, यहाँ के घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से बेच दिए, कोई किसी ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए, मैं जीत कर आता हूँ, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सब वोट देता है, मैं एकता का प्रचार करता हूँ, मैं एक रखता हूँ, और उस एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूँ और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदर की को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, वहां पर छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो वहां के थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा, माननीय आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संभल में किसने क्या शुरू किया। आपकी बात आ गई। एफआईआर जो मरने वालों की जो एफआईआर हुई है वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है, उसके बदले पब्लिक नहीं मरा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आपका प्रदेश में है, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, यह आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को निभाइए। मान्यवर, आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई, मेल जोल रखा गया। अरे हमने तो ये देखा मान्यवर, जवाब नहीं प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो ये देखा कि हमारे इस आप गुजर साहब वहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, नंद किशोर जी नहीं, हमने तो ये देखा 96 में नहीं, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी,
हम सब लोग विधानसभा में बैठते थे। रमजान आ गए, उन्होंने अपने घर पे इफ्तार कराया 5 कालिदास के ऊपर, इससे संबल पर और बोलो। इफ्तार कराने के ऊपर संबल पर। वहीं पे हमने अजान भी दी, वहीं नमाज भी उन्होंने पढ़ाई। ऐसे बन जाइए आप भी, सब आपको गले लगाएंगे। छीन के क्या फायदा है? वोट क्यों छीन रहे हो? वोटों को छीन लो, प्यार से करो। या जितनी जितनी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम आपका सहयोग करें, मगर आप संविधान को भूल रहे हैं। इस द्वेष की नहीं, आप नहीं अलाउड कि आपको अच्छी बात नहीं है। प्लीज बैठिए, प्लीज। आप जो हैं नहीं, मंत्री नहीं है, आप किसी पीठ के पेशवर हैं। उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हम हैं। अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम वगैरह की? इसलिए आप ये काम करें। चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि इस अविलंबनीय लोकहित महत्व के गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आज का प्रोपेशन की कार्रवाई कार्यसूची में सम्मिलित करकर चर्चा कराई जाएगी। श्रीमती मोना आराधना मिश्रा। बुलवाता हूँ, इसके बाद बुलवा, इसके बाद मोना जी के बाद बुलवा। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला था 2 लोगों को बुलवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है पूरे प्रदेश में, ये केवल ये राजनीतिक विषय नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की सुरक्षा का विषय है। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि सांप्रदायिक दंगे हों, प्रदेश जले। पर अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। विस्तार से हमारे वरिष्ठ साथी माननीय विधायक इकबाल जी ने पूरी बात संभल के बता दी, पर मैं शुरू करना चाहती हूँ जो इसके पहले की 13 अक्टूबर की जो घटना बहराइच में हुई, महसी तहसील में, जिस वजह से ये घटना हुई दुर्गा पंडाल में दुर्गा विसर्जन को लेकर के। पूरी घटना में माननीय अध्यक्ष जी उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा आशय ये नहीं है कि कोई उत्तेजना पैदा की जाए, पर मेरा आशय सिर्फ इतना है कि जो तथ्य हैं उस पर चर्चा हो और केवल सदन को नहीं, इस प्रदेश की जनता भी जाने सच क्या है और सरकार का भी पक्ष आना चाहिए। जिस तरह से हम सब ने देखा, टीवी पर देखा, मोबाइल पे देखा, अखबारों में पढ़ा, वहाँ पर एक घटना होती है, जो पूरा प्रोसेशन निकलता है उस पर कोई काबू नहीं था। वो जाता है और जिस तरह के उत्तेजना फैलाने वाले उस पर गाने चलाए जाते हैं, अश्लील गाने चलाए जाते हैं। वो डीजे रोकने का प्रयास होता, उस पर कहासुनी होती है और अंत उसका तो सबसे बड़ा भयानक अंत होता है कि एक नौजवान, एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बेटा, वो कम उम्र थी, उत्तेजित था, वो एक घर पे चढ़ता है और झंडा उतार कर अपना झंडा लगा देता है। दुखद ये था कि सारी भीड़ नीचे जमा थी, वो भी किसी का बेटा था। वो छत पे चढ़ता है
और जब उतर करके वो अंदर से आता तो उसको गोली मार दी जाती है। ये दोनों पहलू दुखद है माननीय अध्यक्ष। जिस तरह से वहाँ का माहौल में उत्तेजना पैदा की गई और जिस तरह से उस बेटे की मौत होती है, दोनों चीज़ें दुखद हैं। सवाल ये नहीं है कि घटना हुई जो दुखद थी, सवाल ये है कि इस घटना का वातावरण बना कैसे। मैं 3 चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई उसके पहले भी वहाँ पे बड़ा तनावपूर्ण माहौल था। क्या प्रशासन ने वहाँ पर समुचित व्यवस्था करी थी? क्या ये सच है? मैं नहीं जानती हूँ, पर जिस तरह से अखबारों में, टीवी में और वहाँ के साथियों ने बताया कि जो तनावपूर्ण माहौल था, वहाँ पे प्रशासन ने समुचित व्यवस्था नहीं करी सुरक्षा की, और लगातार इस घटना के बाद कई दिनों तक वहाँ पर एक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। क्या ये प्रशासन के इनपुट का फेल्योर नहीं था? इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं था? क्या लोकल प्रशासन ने लखनऊ में बैठे अपने उच्च अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सूचना दी थी? और मुझे विश्वास है कि अगर सही सूचना दी गई होती जिले से तो शायद इस घटना को रोका जा सकता, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाती। पूरी तरह से असफल रहा वहां का लोकल प्रशासन इस घटना को रोकने से। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये मैं नहीं कह रही, ये विपक्ष का कोई साथी नहीं कह रहा है, पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वहां के स्थानीय विधायक बहसी के, भाजपा के, उन्होंने अपने ही महानगर अध्यक्ष और कई साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर जो दर्ज कराई, नामजद एफआईआर दर्ज कराई, उसमें फायरिंग, पत्थरबाजी, गाली गलौज के आरोप लगे। ये एफआईआर किसी विपक्ष के सदस्य ने नहीं कराई थी, स्थानीय सदस्य ने कराई थी। इस सदन के एक जिम्मेदार सदन के सदस्य ने अपनी पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ कराई। क्या इससे भी ज्यादा कोई और बड़ा प्रमाण चाहिए? क्या ये वो लोग जिम्मेदार, क्या ये माना जाए कि वही लोग जिम्मेदार थे इस उत्तेजना को फैलाने में, इस वातावरण को दूषित करने में? एक नौजवान की मौत जो हुई, हत्या जो हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार थे जितने जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने हत्या की। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगी कि आपने वहां पर संभल में कमीशन का गठन किया, एक वरिष्ठ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में किया, वो जांच कर रही है इसकी। बहराइच की भी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं उनको हटा देना चाहिए, इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष के लोगों की भूमिका संदिग्ध है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि उस ब्राह्मण परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने इस घटना को इतना घिनौना रूप दिया, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कि वहां पे हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ हुई। दूसरा, संभल की घटना पर विस्तार से बात हो चुकी है, पर मैं उसमें 2 बातें जरूर जोड़ना चाहती हूँ कि चाहे बहराइच की घटना रही हो या संभल की घटना रही हो, आखिर हमारे नेता जब वहाँ जाने का प्रयास किया, हमने अनुरोध किया, परमिशन मांगी, हमें रोक दिया गया। वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे
धारा 163 लगी हुई है संभल में, जिसकी वजह से हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो धारा संभल के ज़िले में लगी थी वो 300-350 किलोमीटर दूर दिल्ली से जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चले तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जब एक डेलीगेशन कांग्रेस का जाने का प्रयास किया, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, हम थे और भी कई वरिष्ठ लोग थे, उनको हाउस अरेस्ट करके रोक दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ये स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि साधारण घटना नहीं थी संभल की। इसमें 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी और 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये बड़ी घटना थी और राजनीतिक दल के नेता के रूप में हम सबका वहाँ पे जाना, हमने वहाँ पे स्पष्ट किया था कि हम वहाँ जाएंगे। भाईचारा वहाँ पे जो बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो परिवार मिलना चाहते थे जिनकी मौत हुई, वहाँ संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। वहाँ पे सत्यता क्या थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, हो सकता है शायद वो हमें मालूम होती, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्या उस कमीशन को प्रस्तुत करते। वहाँ भाईचारे की बात करना चाह रहे तो कोई उन्माद फैलाने का इरादा नहीं था हमारा, पर हमें रोका गया। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगी माननीय अध्यक्ष जी कि ये जो वातावरण उत्तर प्रदेश का बना है, और मैं ज़रूर कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमेशा प्रयास किया विकास की बात करने का, किसी तरह समरसता बनाए रखने का, पर कहीं ना कहीं या तो जो ग्राउंड की सत्यता है वो आप तक नहीं पहुंच पाती, जो सच है वो आपको किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम सब लोग सहयोग करना चाहते हैं कि इस प्रदेश में आपसी भाईचारा, समरसता बने। हिंसा होगी तो हो सकता है किसी एक जिले में हो सकता है किसी एक समुदाय के बीच में हो, पर उस हिंसा से अगर नुकसान होगा तो पूरे प्रदेश का नुकसान होगा। और हम सब की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, कि संविधान की रक्षा हो, प्रदेश आगे बढ़े। आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी कि ये गंभीर विषय है। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पर सारे कार्य रोककर सदन पर इस पे चर्चा कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बोलेगा आपके यहाँ से? नहीं, कौन? सब लोग नहीं। अध्यक्ष जी, एक कोई व्यक्ति जो बोलना चाहे बोले। संग्राम जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमें बोलने का अवसर दिए। मानवर हमारी पार्टी के सदस्य इकबाल महमूद साहब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से संभल की घटना का जिक्र किया, बहन मोना मिश्रा जी ने बहराइच के दंगों का जिक्र किया। मानवर आज उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मानवर 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए की एकता बनी थी मानवर, उस एकता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। पूरी तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जो उनके हक को छीनने का काम किया जा रहा है, अगर इस तरह का उन्माद नहीं पैदा किया जाएगा तो उनका ध्यान उससे भटकाया नहीं जा सकता। आज उस एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी खुद जगह जगह पर दंगे प्रायोजित कर रही है। मानवर बहराइच की घटना में वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक जी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमुख लोगों ने अगर उत्तेजना न पैदा की होती तो इस तरह से बहराइच का अमन चैन न बिगड़ता। मानवर एक ही दिन में संभल में याचिका दायर होती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने मानवर फैसला सुना दिया जाता है। कुछ ही घंटे के बाद
जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ जा करके सर्वे करने पहुंच जाते हैं। हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, डीआईजी, आईजी, पुलिस। लेकिन मनोहर उनके पीछे जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाते हुए चल रहे, उन्माद पैदा करना चाह रहे थे। मनोहर ये कोई नई बात नहीं है। 1989 में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकने का काम किया था। तब भी हमारे नेता, माननीय नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था मानवाद, क्या तो लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने अपने आप हल हो जाएगा विवाद। मानववाद यह वो देश है जिस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश के लिए लड़ने का काम किया था। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसी धरती पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस देश की, एक गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मानवर, हमारी पार्टी और हमारे पीडीए के लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है। आज इस मंडप में जिनकी सबसे ऊपर तस्वीर लगी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपने आश्रम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नारे से बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप तो काट ही रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हकों पर, जिसमें भारत का संविधान कहा है, आज वहां का नौजवान 18,000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग का नौजवान, दलित नौजवान आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में पिछड़े और पीडीए को हक को कहां दिया? आज पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानवर, कहां कहां आप खो देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने जब कांवड़ यात्रा पे कुछ फरमान जारी किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं। मानवर, आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार को रोक दिया। मानवर, आज बेरोजगार अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, महंगाई भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो पाए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की अनियमितता पर सदन में बात न उठ पाए, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ न पाए, इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद में झोंक करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। मानवर, हम तो कहेंगे न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। मानवर, आप क्या क्या खो देंगे? भारत के भाईचारे को खो देंगे, हमारी मजहबी एकता को खो देंगे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व बंधुत्व के भाव को लिए है मानवर। लेकिन मानवर, आज जिस तरह से आज जिस तरह से पिछड़े दलितों पर अत्याचार बढ़ा, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार बढ़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा मानवर कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो राज्य सरकार को निर्देश दिया, जो उस तरह के सर्वे पर रोक लगाई, मैं उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मानवर, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। जो हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा बाबा साहब के संविधान, अगर आप संविधान सम्मत करते
तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। थैंक यू। मानवर, इतना गंभीर विषय है, नेता विरोधी दल जिनका पूरा जीवन इसी सदन में बीता है, मानवर अगर वो संभल जाना चाह रहे थे तो आपने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको जाने से मना कर दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाना चाह रहे थे, आपने उन्हें नहीं जाने दिया। मानवर, आप छिपाना क्या चाहते हैं? आज आपकी प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर समय रहते बहराइच में प्रशासन सतर्क होकर के काम किया होता तो बहराइच के अंदर कभी भी दंगा नहीं भड़कता। मानवर, और संभल के अंदर जो आपने वोटों की लूट की है, पूरा देश देखा है। मीरापुर के अंदर नंगी रिवॉल्वर लगा करके मानवर हमें वोट डालने से रोका गया है। मानवर, हम इस देश के नागरिक हैं, उधरकी के अंदर रोका गया। मानवर, इनके वोटों की लूट न हो पावे, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनियमितता की राजस्व पर चर्चा न हो पावे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित आदिवासी के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी चर्चा न हो पावे। ये लगातार 1989 में जब पिछड़ों के हक की बात आई तो आप कमंडल यात्रा पर चले गए, और जब आज पिछड़ा एकजुट हुआ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की एकता को आप खंडित करने के लिए लोकसभा के चुनाव के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा करके इस तरह के मानवर आचरण और व्यवहार कर रही है। मानवर, ऐसे गंभीर विषय पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सदन की कार्रवाई स्थगित करके मानवर 2 घंटे की अगर चर्चा मंजूर कर लेंगे मानवर, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब शाह जी आ गया। नहीं, इन्हें 2 बातों की सूचना चाहते हैं, अगर आप राजा भी आप क्यों खड़े हैं? अनुमति दे दें तो मैं बोल दूं। सब बोल रहे हैं, हमने भी अनुरोध किया है, ग्राह्यता पे बोल रहे हैं। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप अपने आप बैठिए, आपके लीडर है ना। आप देखिए, माननीय जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो अपने आप आपको बैठ जाना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि जब से पैदा नहीं हुआ तब से नेता नाराज हो जाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मैं ज्यादा नहीं, मैं बुलवाता हूँ वो राजा भी। अच्छा, दूसरे बुलवाएंगे? नहीं, मैं पहले पूछूं खड़े क्यों हैं, तो मैं बैठ जाऊं? बैठिए, आपकी बात इसके बाद आपको बुलवाता। बताइए राजा भाई। माननीय अध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं? संभल के विषय में ही चर्चा नहीं है। मैं हम अपना चर्चा नहीं है, राजा भैया भी कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माननीय कि चर्चा कराई जाए या ना कराई जाए, ऐसे तथ्य जो ना आए हो कुछ बताना चाहते। 5 मिनट 5 मिनट नहीं, 2 मिनट। कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है। तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है, कुछ बिंदु मैंने भी उनकी भी नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं, वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में
मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया। आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोले। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता अध्यक्ष जी, माननीय नेता विधानसभा नियमावली में नियम है, माननीय नेता कि नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज़्यादा नहीं, 2 बात कहना चाहता हूँ। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए चुप नहीं, हम भी जानते हैं। अरे शांत मानवर प्लीज शांत। वहाँ के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था। थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्यौहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहाँ हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है, यह बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए।
अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहाँ बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहाँ तो जो हुआ वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। एक अनूप शुक्ला है, उनका पूरा वही जला दिया गया। अगर ये इस तरह की बात होती, अनूप शुक्ला का एक वो था, शोरूम था मोटरसाइकिल का, वो जलाया गया, उनके कागज जलाए गए। तो इसको, अरे भी आप रहे होंगे वहाँ, जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, आप उसमें सम्मिलित रहे होंगे। तो जो उसमें सम्मिलित रहता वही नहीं जानता है, हम कहाँ जान पाते। तो इसलिए मैं एक बात ये मुझे कहना था, इसकी जांच आप जरूर करवाइए। क्या पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ये अगर गलती हुई जिसमें 50 तमाम लोग, 7 लोग जेल में हैं, कितने लोग भागे हैं, 10 भागे हैं, वो इस भय को भी दूर करिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी हमेशा चलेगा। जब एक्ट पास हो गया था तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो चीफ जस्टिस ने सर्वे की बात कर दी, और आप जानते थे इस सर्वे से अनावश्यक विवाद पैदा होगा, तो सरकार को इसकी पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं हुई। अच्छा, ये जानते हुए कि सर्वे के बावजूद एक्ट के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ये उस एक्ट में प्रावधानित है। तो सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे कराने का मतलब है सांप्रदायिक भावना को चोट पहुंचाना और जो हमारी समरसता है उसको बिगाड़ना। आज हम कहाँ खड़े हैं? जिस बुद्ध की धरा से दया और करुणा का संदेश गया हो, जिस उत्तर प्रदेश की धरा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा निकला हो, आज वहीं अपने निवासियों के साथ क्या हो रहा, कितने भेदभाव हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? सनातन धर्म के पैरोकार लोग, सब लोग रोज इस बात को करते हैं, लेकिन आज ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा हमारी घटनाओं पर बात हो गई, एक तो बहराइच की, दूसरी ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं होगा, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच बहराइच की भी आपको करानी चाहिए। बहराइच केवल अधिकारियों के जांच पर न जाइए, आप तो विपक्ष में भी रहे हैं, ये अधिकारी, तब आप इनकी भी आलोचना करते रहे हैं, अब आप सरकार में हैं तो इनकी बातें सुन लेते हैं। ये कैसी रिपोर्ट देते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं, कैसे शासन को इधर से उधर करने की बात करते हैं। इससे सावधानी पूर्वक आपसे मेरा निवेदन है। संभल भी उच्च स्तरीय जांच तो आपने बना दिया, कमेटी बना दी है। अब मैं अच्छा, ये आपने कहा मंदिर मिल गया, तो मंदिर तो अच्छी बात है, मिल गया, पहले से था, कौन नयापन आ गया? ये हुआ कि उस मंदिर का ताला खोल के आपने पुजारी बैठा दिया, पूजा हो, तो मंदिर का तो कोई विरोधी है नहीं, हर आदमी का। हमारे घर पर भी मंदिर है, हमारे घर के सामने, बड़ा नहीं छोटा सा ही है, रोज उसमें जल चढ़ाया जाता है, हर हिंदू के घर पर होता है। तो कोई पुरातत्ववेत्ता ने खोद के तो निकाला नहीं है कि बड़ी प्राचीन मंदिर को निकाला। इसको लेकर इतना चल रहा है, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया। अरे मंदिर था ही, मिला क्या? मंदिर था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस उत्तर प्रदेश की धरा को आप सांप्रदायिकता के आग में जाने से बचाइए। अगर ये सांप्रदायिकता की आग भड़की तो पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो हमारी समरसता है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन दोनों घटनाओं का, आपने वहां तो, अब नहीं जानता, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत उसे आपने जारी किया है। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत हुआ है तब तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत आपने जांच नहीं बैठाई है, सदन के पटल पर नहीं आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में नहीं है तो उसे उसी स्तर पर है जिससे उनकी रिपोर्ट सदन में आ जाए और हम लोग पूरे तथ्यों से वाकिफ हो सकें। मैं इन्हीं शब्दों के हिसाब से कहता हूँ, सारे लोगों की इच्छा इस पर चर्चा हो जाए। अब समय भी है क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है, तो अगर आप चर्चा करा दें, संसदीय कार्य मंत्री जी तो चर्चा पर राजी नहीं होते,
इधर आते तो रोज मुझसे लड़ते थे, चर्चा कराओ चर्चा कराओ, और बेल में भी आ जाते थे, और जब मैं कहता हूं तो सुनते नहीं। मैं इसीलिए चर्चा की अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठा है मान्यवर, आप देख लीजिए, समय देख लीजिए मान्यवर, 1 घंटा और इस समय घड़ी देख लीजिए मान्यवर। सामान्यतया सदन की ये परंपरा भी है कि हम ग्राह्यता पर कितनी देर बोलते हैं मान्यवर। ग्राह्यता पर जितना बोलना था, जितने लोग भी बोले हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने समय ज़्यादा लिया है मान्यवर। इसलिए चर्चा तो कोई विषय ऐसा रह गया जो ऐसा आया न हो, और जो वो बातें तक आ गई जो नहीं आना चाहिए थी, और जो आना चाहिए थी वो छोड़ दी गई। केवल एक तरफा करके पेश किया गया कि हमने प्रशासन की वजह से यह सब हुआ। मानवर, उन्माद किसने भड़काया, पत्थरबाजी किसने की, ये नहीं आना चाहिए था। ये बात कम से कम आना चाहिए थी। जब घटना का इतने जिम्मेदार लोग ये बोलते हैं तो कम से कम जरूर आना चाहिए थी। और चर्चा में आता क्या है मानवर? नहीं, चर्चा सवाल यह है कि कोई चीज बची है, चर्चा कोई चीज बची तो है नहीं जो विषय ना आया हो। 28 पुलिस वालों की चोट लगी मान्यवर, 3 लोगों की फायर आर्म से चोट लगी, एक के यहां पर चोट लगी। सवाल यह है कि यह भी आना चाहिए था। हम तो सोच रहे थे, हम तो सुन रहे थे चुपचाप कि भाई ठीक, हम जवाब आएगा तो जवाब दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे। लेकिन मान्यवर, चर्चा में कोई बात बची नहीं है। आधा घंटा बोला था, 1 घंटा पूरा समय दिया है। नहीं 2 और की बात नहीं, आपने आधा घंटा बोला था, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा 1 घंटा पूरा अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठिए। अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल और नेता सदन कांग्रेस की नोटिस पर नियम 311 के अधीन आपने इस मुद्दे को यहां पर इन्हें उठाने की अनुमति दी। नियम 56 के तहत माननीय सदस्यों ने यहां पर संबल और बहराइच से जुड़े हुए जिन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, वो वास्तव में अपनी रुचि और अपने स्वयं के एजेंडे के अनुरूप ही उन्होंने अपने वक्तव्य को यहां पे रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे नेता विरोधी दल, वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है, एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है। बुद्ध को हम भी मानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में भी जानना होगा कि एक लंबी परंपरा भारत की है और भारत की उसी परंपरा के अनुरूप भारत की विरासत और विकास के समन्वय के साथ ही सरकार कार्य कर रही है। मैं प्रदेश के प्रशासन या अपने स्तर पर प्रदेश के जिस सांप्रदायिक माहौल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप सभी माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को रखा है, मैं उस पर बहुत वो नहीं कहूँगा, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और जो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही
आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य शेख इकबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है, वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी इस सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है
नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं,
शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की? 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा। और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसके बगैर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपाचट तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना, अगली बार कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए।
और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें आप। मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज बैठे। चलो आप दे देना जब अवसर हो, बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठो। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं, 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। ये लगातार मैं क्या कर रहा हूं, उसमें आप भी थे, जिसके कारण लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं, लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं मल्होत्रा जी। उसी के नाम पर आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ये दंगे हुए हैं, मैं उन दंगों के बारे में बोल रहा हूं जिन दंगों के कारण लगातार माहौल खराब हुआ है प्रदेश का। और आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है जो सरकार कर रही है और लगातार उसको कर रही है। महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं?
और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया। 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे, और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक जिले में दूरी होती है, इसमें बहराइच से आपको भी वहां जाने में समय लगा होगा, और उस दूरी को आपने देखा होगा, तो ये उतनी ही दूरी है। उस घटना को उससे नहीं जोड़ के देखा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे सिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो सिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का सिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे सिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। हाँ, सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, यानी जो पहले कहते थे उन्होंने क्या बात कही थी बाद में। मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा
है गोया, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? इस इकबाल को मानेंगे क्या? वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे ही कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि महोदय, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और लगातार हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं। एक एक बात पर सरकार नजर रख रही है। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पिछले 7.5 वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सभी वीवीआईपी विजिट सकुशल संपन्न हुई हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा और समग्रता की दृष्टि से ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था, और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन
ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा